हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट का जो है लेक्चर 57। तो आप जो है यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, डी ट्रिपल एस पी लाइब्रेरियन हो गया उसकी तैयारी कर रहे हैं, या फिर के वी एस एन वी एस या स्टेट लाइब्रेरी सर्विसेज जितने भी होते हैं वो सब की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर बैचलर्स मास्टर्स कर रहे हो, तो आप हमारे ये सब लेक्चर्स ज़रूर देखें, क्योंकि ये सब जो है आपका बेसिक है, जो कि आपको बेसिक पता होगा तभी आप जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो ये सारे पूरा जो सिलेबस है ये सारे कॉम्पिटिशन्स का, और मतलब स्पेशली ये यूजीसी नेट का सिलेबस है, बट ट्रस्ट मी सब जगह लगभग यही पूछा जाता है। तो इसमें जो है मैंने टोटल सिलेबस को जो है 100 लेक्चर्स में कन्वर्ट कर दिया है। तो हम अब लेक्चर 57 तक पहुंच चुके हैं। तो इसमें हम और भी ज़्यादा यूजीसी नेट के भी अलावा मतलब के वी एस एन वी एस वगैरह के लिए अलग भी लेक्चर लाएंगे अगले 6 महीने में। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आप लाइब्रेरी साइंस से किसी भी तरह रिलेटेड हैं तो हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम सारे टॉपिक्स इस पर लाने वाले हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। लाइब्रेरी बिल्डिंग, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट। ग्रीन लाइब्रेरी बिल्डिंग क्या होता है, इंफॉर्मेशन कॉमन्स क्या होता है, फिर मेकर्स स्पेस क्या होता है, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। तो ये हम देख लिए। चलिए, तो देखो ये कितने टॉपिक्स जो हैं वो सुन के लगता है कि जो है यार ये तो बहुत सिंपल लग रहा है सुन के, इसको क्या ही पूछा जाएगा एग्ज़ाम में। लेकिन आप एक बार यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दीजिए, आप पूरा सिलेबस पढ़ के जाओगे फिर भी आपको लगेगा कि ये कहाँ से क्वेश्चन पूछा है पता ही नहीं चल रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले 100% सिलेबस जितना भी टॉपिक्स दिया हुआ है वो तो पहले 100% कर ही लेना चाहिए। क्योंकि आप देखो, अगर यूजीसी नेट करके आप अगर जेआरएफ क्वालिफाई कर जाते हो तो उसके बाद आप सोचो ऑलमोस्ट 45,000 के आसपास आपको पर मंथ जो है 5 ईयर्स तक मिलता है। तो फिर आप एक तरह से पीएचडी जो है सरकार के पैसे से कर सकते हो, है ना। तो फिर मतलब वो सब के लिए आपको सबसे पहले तो है कि आपको सारा जिस पता होना चाहिए। क्योंकि आप अगर नेट का आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो इसका मतलब है कि आप मास्टर्स जैसे कर रहे हो या फिर कर चुके हो, मतलब मास्टर्स तो आप कंप्लीट करोगे ही करोगे। तो लाइब्रेरी साइंस के मास्टर्स का मीनिंग होता है कि आपको एक लाइब्रेरी मतलब डिजाइन से लेके मतलब पूरा एकम्प्लिश करने तक का दे दिया जाए तो आप सारा प्रोसीजर जो है मतलब सारा कुछ कर सकते हो। तो इसलिए पहले आपको जो है इंटरव्यू में भी कहीं जाओगे तो आपको किसी भी चीज़ से जैसे पूछा जा सकता है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट जो है जैसे सॉफ्टवेयर एलएमएस हो गया, ये सब से, और भी मतलब कोई भी टॉपिक हो सकता है। तो आप कोई भी टॉपिक मत छोड़ो। इसलिए मैं भी अगर चाहता तो उसके बाद इंपॉर्टेंट जो जो टॉपिक्स है वही पढ़ाता है इसमें, लेकिन मैंने सोचा कि वाई लीव एनी टॉपिक। क्योंकि जब आप एडुकेशन फैला ही रहे हो तो आप अच्छे से एडुकेट करो सबको, है ना। कि कोई आप देख रहे हो कि लाइब्रेरी साइंस में सब लोग जो है पे वॉल के बिहाइंड चले जा रहे हैं, कि मतलब जैसे एक टॉपिक कुछ पढ़ाएंगे और उसके बाद अपना जो है कोर्स का ये करेंगे कि सो जैसे मेरा कोर्स खरीदो। दैट्स नॉट हाउ यू स्प्रेड एडुकेशन, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, लिविंग एवरीथिंग असाइड। तो इन द डिटेल नोट वी विल कवर इसेंशियल एस्पेक्ट्स, क्या क्या हम इसमें करने वाले हैं ऑफ लाइब्रेरी बिल्डिंग, कि आपका लाइब्रेरी बिल्डिंग है उसमें क्या क्या आपके जो एक तरह से बेसिक फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, है ना, उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ये सब फर्नीचर के बारे में, इक्विपमेंट के बारे में, अलॉन्ग विद मॉडर्न कंसेप्ट सच एज ग्रीन लाइब्रेरी बिल्डिंग्स जो है उसको मतलब किसको कहते हैं, इंफॉर्मेशन कॉमन्स क्या है, फिर मेकर स्पेसेज क्या है, एंड द सिक्योरिटी एंड सेफ्टी मेजर नेसेसरी इन लाइब्रेरी। देखो अब लाइब्रेरी बिल्डिंग, तो इसका जो डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर पे आते हैं। लाइब्रेरी बिल्डिंग का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, देखो सबसे पहले तो एक ये कंसेप्ट है कि आप कहीं भी जाओ, अगर आप जैसे नया स्कूल बन रहा है या फिर लाइब्रेरी को शिफ्ट किया जा रहा है, तो ये ध्यान में रखा जाता है कि जितने भी आपके यहाँ डिपार्टमेंट्स हैं, समझ गए, वो सारे डिपार्टमेंट्स के जो है ना सेंटर में होना चाहिए लाइब्रेरी, इस तरह से, समझ गए। ये एक कंसेप्ट होता है। जैसे अब देखो डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर, ये मतलब सेंटर में क्यों होना चाहिए, आप जैसे समझ सकते हैं कि सबके लिए जो है ये इक्विडिस्टेंट हो, इट्स लाइक ए टेम्पल। लाइब्रेरी जो है एक लाइक ए टेम्पल ही है। क्योंकि आप देखो जैसे हिंदू धर्म में अगर देखो तो सरस्वती जो है विद्या को ही कहते हैं, है ना। विद्या जो हुई वो मतलब सरस्वती माँ जो है वो है। तो अब सरस्वती जहाँ विराजमान है तो वो एक मंदिर ही है मानो। तो आप इस लाइब्रेरियंस को एक प्राउड भी होना चाहिए, है ना।
देखो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, अर्ली लाइब्रेरी बिल्डिंग्स इन इंडिया वेयर ऑफन पार्ट्स ऑफ टेम्पल्स, मोनास्ट्रीज एंड पैलेसेज। समझ गए पुराने ज़माने में। और देखो पुराने ज़माने में जो लाइब्रेरी था, मैं एक एग्जांपल दूंगा नालंदा यूनिवर्सिटी का या नालंदा लाइब्रेरी का। तो नालंदा का जो लाइब्रेरी था ये नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर था, बिहार में। तो वो कहते हैं कि 800 साल तक वहाँ पे सारे चीज़ का पढ़ाई होता था, फ्रॉम एस्ट्रोनॉमी टू मेडिसिन। और वहाँ मतलब पूरे विश्व से आते थे पढ़ने के लिए लोग। एक एक जगह मैंने पढ़ा था कहीं कि ऑलमोस्ट 10,000 प्रोफेसर्स एंड स्कॉलर्स थे उसमें टोटल। तो सोचो टोटल स्टूडेंट्स कितना ज़्यादा होंगे, है ना। और वो 800 साल तक चलते रहा। नालंदा के बारे में पूरे विश्व में पता था कि वहाँ आपको विद्या मिल सकता है। फिर एक बख्तियार खिलजी आया, उसका ऐसा मानना था कि जो है इस्लाम जो है वही नॉलेज के साथ सिंक्रोनाइज नहीं कर सकता है। उसने नालंदा यूनिवर्सिटी को जो है तोड़ दिया, लाइब्रेरी जो है जला दी। अब लाइब्रेरी जली तो सोचो कहा जाता है कि 6 मंथ्स तक लाइब्रेरी जो है वो जलती रहेगी। इतना बड़ा लाइब्रेरी था कि क्योंकि उसमें आपका उतने साल में जो भी रिसर्च हुआ है, जो भी मैन्युस्क्रिप्ट्स है, सब स्टोर्ड था। तो वही कहते हैं कि पुराने ज़माने में ऐसा जो था वो आपको लाइब्रेरी जो थी एक तरह से एडुकेशन को इम्पोर्टेंस अगर दिया जाता था तो एडुकेशन भी इतना इजी तो नहीं था ना। क्योंकि एडुकेशन भी उस ज़माने में आप किताब नहीं छाप सकते हो, कुछ ऐसा कोई प्रिंटर नहीं है, जो भी होगा हैंड रिटन ही होगा। तो वो जो एक तरह से मतलब रीच के लिए तो था ही, लेकिन जो है एडुकेशन ऐसा भी था कि वो रिलीजन के साथ भी सिंक्रोनाइज करता था, है ना। अगर मान लो कि जैसे मतलब बुद्धिज़्म का एडुकेशन हुआ तो उस वहीं पे आप मंत्राज भी जैसे जैसे पढ़ रहे हो, वहीं पे आप साइंस भी पढ़ रहे हो। मतलब सारा चीज़ को एक जैसे पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ टाइप आप कह सकते हो कि इस टाइप था कि आप सोसाइटी को एडुकेशन से रिलीजन से कंपेयर नहीं कर सकते हो, सोसाइटी ही वैसी थी। समझ गया। तो वही कह रहे हैं कि अर्ली लाइब्रेरी बिल्डिंग्स इन इंडिया वेयर ऑफन पार्ट्स ऑफ टेम्पल्स, मोनास्ट्रीज एंड पैलेसेज। तो उनके जैसे जब मुग़ल के समय भी आप जैसे पढ़ोगे तो फिर उस समय भी मतलब कुछ लोग थे जो मतलब किंग्स हो गए जो अपना लाइब्रेरीज रखना चाहते थे कि जो है मतलब कुछ जैसे एक तरह से जो है मतलब फ़ारसी में सॉरी मतलब लिटरेचर हो गया, अरब ये हो गया, पोइट्री की किताबें, कुछ भी किताब हो। इट्स नॉट नेसेसरी कि लाइब्रेरी है तो वो जब नॉलेज के विकास में, साइंस के विकास में हेल्प करे। लाइब्रेरी जो है जैसे किसी भी तरह की हो सकती है। तो वो उस समय भी लाइब्रेरी पैलेसेज में भी हुआ करते थे। अब देखो नोटेबल एग्जाम्पल इंक्लूड द नालंदा यूनिवर्सिटी जो मैंने बताया, सिर्फ 5th सेंचुरी सी में ये था। अब देखो मॉडर्न लाइब्रेरी बिल्डिंग्स में, देखो मॉडर्न लाइब्रेरी बिल्डिंग्स फोकस ऑन फंक्शनैलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड यूजर कंफर्ट। पुराने लाइब्रेरी जो बिल्डिंग्स थे वो एक तरह से स्टोरेज का काम करते थे। क्या और मेन देखो तो स्टोरेज ऑफ नॉलेज जो आपके हैं। अब अभी देखो तो मतलब डिजिटल सब कुछ हो चुका है, विकिपीडिया से मतलब सारा चीज़, तो मतलब बुक्स आर्गूमेंट्स उतना कोई सुन नहीं रहा है ना। अब देखो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कोई सुन नहीं रहा है, ये मैं एक डीप बात बोल रहा हूँ कि जैसे मानो कि आप सारा चीज़ चैट जीपीटी से छापने लगते हो, अपना कुछ नहीं लिख रहे हो, तो लोग लिखने का भी तो ये छोड़ देंगे ना धीरे धीरे कि यार लिख के क्या फ़ायदा है, कोई जैसे पढ़ता ही नहीं है। अब खुद का कोई लिखना छोड़ देगा तो आपको नए नए आइडियाज़ भी नहीं आएंगे ना। जैसे एक कहा जाता है कि एक ग्लास जो है आधा पानी से भरा हो तो वो देखने वाले पे डिपेंड करता है कि वो आधा पानी से भरा हुआ देखता है कि आधा ग्लास खाली देखता है। तो वही जैसे परसेप्शन डिपेंड करता है। तो आप पूरा का पूरा मूवमेंट ही इस तरह से मतलब डिजिटली ही आप अगर सारा मतलब इन्फॉर्मेशन लेने लगो और मतलब सारा जो है एक तरह से लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स पे डिपेंडेंट हो जाओ तो फिर आपका जो आइडेंटिटी है, ह्यूमन आइडेंटिटी और ह्यूमन का जो अलग एक जो थोड़ा भी अगर अलग सोचने का वो जैसे क्षमता है तो वो बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन ला सकता है। आप मतलब जान ही रहे हैं जैसे माओ हो गया, स्टालिन हो गया, मतलब कितने जैसे डिक्टेटर्स भी आए हैं, कितने अच्छे लोग भी आए हैं एपीजे अब्दुल कलाम से। लेकिन जितने भी जैसे थिंकर्स हैं कि जो सोसाइटी को उस हिसाब से आगे बढ़ाना चाहे तो उनके आइडियाज़ जो है वो छिप के रह जाएंगे लॉन्ग टर्म में। समझ गए। तो वही सही है। मॉडर्न लाइब्रेरी बिल्डिंग्स जो है अब जो है हम फंक्शनलिटी पे, फ्लेक्सिबिलिटी और यूजर कंफर्ट पे देखते हैं। अब तो की एग्जांपल देखो जैसे नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जो है कोलकाता, कौन है मेरा पब्लिक लाइब्रेरी जो है चेन्नई में है। जैसे खुदा बख्श पब्लिक लाइब्रेरी जो है, खुदा बख्श उस वाला जो लाइब्रेरी है आपका पटना वाला, वो पटना में है। वो इस्लामिक लिटरेचर से ज़्यादा रिलेटेड है। अब देखो प्लानिंग एंड लेआउट। तो लाइब्रेरी का प्लानिंग कैसे
कैसा रखना है और लेआउट कैसा होगा। अब देखो साइट सिलेक्शन, कहाँ पे आप लाइब्रेरी बनाओगे। तो एसेसिबिलिटी टू द कम्युनिटी और एकेडमिक पॉपुलेशन, जैसा मैंने बताया कि जो है वहाँ पे जो है आदमी लोग का आना जाना हो, ऐसा नहीं है कि एक मतलब कोने में, स्कूल के कोने में कहीं पे लाइब्रेरी बना दो, है ना। तो और एकेडमिक पॉपुलेशन, और तो वहाँ पे आप मतलब समझ गए, जहाँ पे मतलब कम्युनिटी जुटती भी हो वहाँ पे। अब देखो प्रॉक्सिमिटी टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड अदर एम्यूनिटी, तो उसमें जो वहाँ पे जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह भी कभी ऐसा रहना चाहिए कि वहाँ जो है आना जाना ईजी हो। नहीं तो आप खुद ही समझ सकते हो कि अगर लाइब्रेरी उतना डिफ़िकल्ट कर दिया जाए कि वहाँ जैसे पहुँचने में आपको 10 घंटे लग रहे हो, सॉरी मतलब 10 किलोमीटर हो, मतलब 1-2 घंटे लग रहे हो, तो वहाँ पे कोई जैसे जाएगा भी नहीं। तो आपको जहाँ पे कम्युनिटी रहती है, लोग रहते हैं, वहाँ पे आपको लाइब्रेरी बनानी है। स्पेस एलोकेशन, तो मतलब स्पेस में आप क्या क्या चीज़ के लिए एलोकेट करोगे, तो रीडिंग एरिया, आप एक रीडिंग एरिया बनाओगे जहाँ पे जो है लोग बैठ के पढ़ सकें। आपका लाइब्रेरी ऐसा नहीं होना चाहिए जहाँ पे बैठ के पढ़ने का जगह ही नहीं हो। कितने स्कूल्स में आप जब देखोगे ना कि एक रूम को जो है लाइब्रेरी बना दिया जाता है जहाँ पे आप केवल बुक इशू करा सकते हो और जो है मतलब डिपॉजिट कर सकते हो, लेकिन आप बैठ के नहीं पढ़ सकते। तो वैसा लाइब्रेरी का नहीं होना चाहिए, वहाँ पे रीडिंग एरियाज होने चाहिए। स्टैक एरिया समझ गए, जहाँ पे रखा जाएगा। रेफरेंस सेक्शन, जहाँ पे रेफरेंस लिया जा सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज एक्सट्रेक्टर, समझ गए, एक एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब ऑफिस टाइप हो सकता है। स्पेस फॉर फर्नीचर एक्सपेंशन इज क्रूसियल। अब देखो ये क्यों क्रूसियल हो जाता है कि आपके देखो जो भी आपके मेंबर्स हैं उसको पैट्रन्स भी कहते हैं लाइब्रेरी के टर्म में। तो वो आपके जैसे जैसे इंक्रीज होंगे तो वैसे वैसे आपको जो है रीडिंग एरिया बड़ा चाहिए होगा। तो रीडिंग एरिया बड़ा चाहिए होगा तो आपको फर्नीचर भी ज़्यादा चाहिए होगा। तो इसीलिए जो है एक तरह से मॉड्यूलर अप्रोच जो है उसमें रखना चाहिए कि आप जो है जैसे जैसे आपके यहाँ रीडर्स बढ़ते हैं, जब पैटर्न्स बढ़ते हैं, वैसे वैसे जो है आप एरिया को एक्सपेंड कर सकें। अब देखो आर्किटेक्चरल कंसिडरेशन कि आप क्या क्या कंसीडर करोगे जैसे बनाने समय। नेचुरल लाइटिंग कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो है नेचुरल लाइट आ सके, क्योंकि नेचुरल लाइट में जो है ना पढ़ने का अलग ही एक कहा जाता है कि आदमी ज़्यादा फ्रेश होकर पढ़ता है। और वही आपको किसी रूम में बंद कर दिया जाए कम से कम जो है मतलब जैसे 5 घंटे के लिए भी पढ़ने में, तो वो क्लासरूम टाइप आपको लगने लगेगा और वो जैसे मज़ा नहीं आ सकता है। क्योंकि आपका मतलब आफ्टर ऑल यू आर अ ह्यूमन बॉडी, और ह्यूमन बॉडी इज जैसे पार्ट ऑफ द नेचर। अगर नेचर से आप दूर रहोगे तो आप सही नहीं रहोगे कभी भी। देखो तो वहाँ पे जो है नेचुरल लाइटिंग होनी चाहिए, वेंटिलेशन होने चाहिए और नॉइज कंट्रोल होना चाहिए। तो ऐसा आपको जो है साउंड प्रूफ जो है आप रूम जैसे बना सकते हो इस टाइप से। अगर आपके पास बजट है, और नहीं बजट है तो आप जो है जैसे मान लो कि जैसे क्लास 1 2 3 4 5 6 वगैरह हुआ, तो फिर वो सब के बगल में आप अपना लाइब्रेरी ना बनाओ, क्योंकि वो बच्चे हैं, हल्ला करेंगे ही करेंगे। आप मतलब टीचर कितना भी समझा दे वो हल्ला करेंगे ही। तो ये कॉमन सेंस होनी चाहिए, ऐसा नहीं आपको सोचना है कि नहीं टीचर रहेगा तो हल्ला नहीं होगा। तो ये सब, और जैसे एक तरह से मैच्योर क्लासेज हो गए 10th 11th 12th वगैरह, वो सब के साथ जैसे वो सब के आसपास आप लाइब्रेरी बिल्डिंग रख सकते हैं अगर चाहते हैं तो। देखो अब कंप्लायंस विद बिल्डिंग कोड्स एंड रेगुलेशन, तो बिल्डिंग कोड्स रेगुलेशन जो है उसके साथ हम मुझे कंप्लायंस होना चाहिए। जैसे आपका फायर सेफ्टी का हो गया कि मतलब आपके यहाँ वो सब एपरेटस और इक्विपमेंट्स लगे होने चाहिए। इंपॉर्टेंट डेट्स देखो, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जो है 1836 में इस्टेब्लिश हुआ था, याद कर लो। कौन है मेरा पब्लिक लाइब्रेरी जो है 1896 में इस्टेब्लिश हुआ था। बीच बीच में मैं ऐसे ही बता देता हूँ कभी कभी। अब देखो लाइब्रेरी फर्नीचर एंड इक्विपमेंट, तो लाइब्रेरी का जो फर्नीचर है और इक्विपमेंट, इसमें आपको क्या ध्यान देना है। तो टाइप्स ऑफ फर्नीचर, तो फर्नीचर के अब देखो सीटिंग, तो बैठने के लिए जो है कंफर्टेबल चेयर्स आपके होने चाहिए कि कोई अगर स्टूडेंट है, अच्छा जब ब्रिलियंट स्टूडेंट है, देखो कभी भी किसी को भी जो है ना एवरेज स्टूडेंट नहीं समझना चाहिए। और जो ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं आपके यहाँ, आप जान रहे हो जो टॉपर है अलग तरीके से सोचता है, कुछ तो खास है उसमें, तो उसके बाद उससे जो है आपको और ज़्यादा सपोर्ट देना चाहिए। क्योंकि एक जैसे एलन मस्क जैसा ही बंदा देखो, वो अकेले जो है कितना सारा रिसर्च, भले ही उसका रिसर्च हो ना हो, लेकिन वो कंपनी बना के यूएस इकोनॉमी को ले तो कहाँ से कहाँ जा रहा है ना। तो अगर आप लाइब्रेरियन हो तो यू आर पार्ट ऑफ द सिस्टम, कि आपकी दायित्व तो बनती है कि ऐसा कोई स्टूडेंट है तो उसको जो है आप भी और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराओ। अगर उसका जानो कि अगर वो और भी ज़्यादा साइंस का या कुछ एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ना चाहता है तो आप प्रोवाइड कराओ, क्यों नहीं करा सकते हो।
है ना। तो सीटिंग जो है तो उनके लिए जो है कंफर्टेबल चेयर्स भी होने चाहिए कि अगर वो जो है मतलब पढ़ाई का टाइम नहीं मिल रहा है, उसके घर पे अच्छा जो है इन्वायरमेंट नहीं रहता है, हल्ला होता रहता है, तो वहाँ 5 घंटे 6 घंटे बैठ के कोई पढ़ाई भी कर सके। जैसे आप कॉलेजेस में जाओगे, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, तो वहाँ पे देखोगे कि आपके जो लाइब्रेरीज रहती हैं वो 24/7 खुला रहता है, कभी नहीं बंद होता है, वो रात भर खुला रहता है। तो किसी को भी जाके पढ़ाई करनी हो तो वो कर सकता है। अब देखो कहीं पे अगर नहीं हो तो डोंट जैसे चैलेंज भी, लेकिन मैं अपने जितने सर्कल्स में जानते हूँ सबके यहाँ ऑलमोस्ट होता है अच्छे अच्छे कॉलेजेस में। अब देखो तो सीटिंग आप समझ गए फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स, तो ये भी ध्यान में रखो कि अब जैसे आपके यहाँ अगर क्लास 1 to 12 तक स्कूल है ना, तो उसके बाद आप या तो दूसरा मतलब दो तरीके से कर सकते हो कि एक छोटा सा लाइब्रेरी जो है सो आप जैसे 1 to 5 के बच्चों के लिए बना दो, और उसके बाद जो है ऊपर के बच्चों के लिए दूसरा रखो, है ना। या फिर जो है आपको सीटिंग के लिए जो है, अब जैसे मतलब 3 4 के बच्चे को तो अगर लाइब्रेरी में से थोड़ा थोड़ा अगर ये कराना है कि उन्हें भी आइडिया लगे कि जो लाइब्रेरी जाना इंपॉर्टेंट है वगैरह वगैरह, तो उनके लिए जो है आपको सीटिंग अरेंजमेंट का ऐसा कुछ इंतज़ाम रखना पड़ेगा। उन उसके लिए 1 2 अलमारियाँ भी अलग से रखनी पड़ेंगी। तो वही कह रहा हूँ मैं। तो सब सारे एज ग्रुप के जितने हैं सबके लिए अलग अलग कंफर्टेबल चेयर होना चाहिए। अब देखो एर्गोनॉमिक डिज़ाइन टू प्रिवेंट स्ट्रेन ड्यूरिंग लॉन्ग रीडिंग सेशन, तो आपको डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए चेयर का कि जिस पे जो है लंबे तरीके समय तक जो है बैठ के कोई अच्छे से पढ़ाई कर सके। सेल्विंग, एडजस्टेबल सेल्विंग टू एकोमोडेट वेरियस साइज ऑफ बुक्स एंड मटेरियल्स, तो वही है अलग अलग साइज ऑफ बुक्स एंड मटेरियल्स के लिए जो आपके पास अलग अलग अलमीराज होने चाहिए। ड्यूरेबल मटेरियल्स टू सपोर्ट हैवी लोड्स, तो आपको वही है जब बुक्स इतना मतलब हल्का तो होता नहीं है, तो आपको मतलब अच्छे क्वालिटी के रखने पड़ेंगे। स्पेशलाइज्ड फर्नीचर जो आते हैं जैसे स्टडी कैरल्स, कंप्यूटर वर्क स्टेशन एंड मल्टीमीडिया स्टेशन, समझ ही गए होगे आप, देखे भी होगे। डिस्प्ले रैप्स फॉर पेरियोडिकल्स एंड न्यू अराइवल्स, आप लाइब्रेरी में घुसोगे देखते होगे कि एक इस टाइप का रहता है बड़ा सा सेल्फ, जिसपे मतलब इस टाइप का ढेर सारा लगा रहेगा, और अलग अलग पे आप अलग अलग देखोगे मैगजीन्स वगैरह ऐसे टांगे रहते हैं अलग अलग के। और उसके बाद इसको ढक्कन उठाओगे तो इसमें हो सकता है कि जैसे पिछले महीने के 1 2 मैगजीन मिल जाए, जैसे उसी मैगजीन के, और जितने भी जैसे करेंट जो मैगजीन्स हो गए हैं वो सब आते हैं तो इस पर रखे रहते हैं, समझ गए। अब देखो इक्विपमेंट, इक्विपमेंट आपको क्या क्या लाइब्रेरी में ज़रूरत पड़ जाते हैं, तो देख लो जैसे टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट, कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, स्कैनर्स एंड फोटोकॉपियर्स, तो ये सब तो आपको सबको पता होगा किसको किसको कहते हैं। अब देखो RFID सिस्टम्स क्या है। RFID सिस्टम फॉर सेल्फ चेकआउट एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये देखो RFID सिस्टम, इसमें बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है RFID, जान लो। तो RFID जो होता है तो वो बुक्स के पीछे आप देखोगे कि कभी कभी एक स्टिकर टाइप लगा रहता है जिसमें थोड़ा मोटा चिप टाइप का आपको फीलिंग आएगी, और उसके बाद दरवाजे से आप जैसे ही निकलोगे जो दरवाज़ा है जो लाइब्रेरी का, तो वहाँ पे 2 RFID वाले जो है स्कैनर्स भी ऐसे जो बॉडी स्कैनर टाइप रहता है वो रखा रहेगा। आप जैसे ही इसमें से एंटर करोगे अंदर तो वो मतलब चेक करता है, और अगर आप बुक को बिना इशू कराए अगर निकलते हो तो उसके बाद वो जो है इसमें से बीप बीप तरह की आवाज़ें आने शुरू हो जाती है। तो ये जो है RFID स्कैनर्स जो है, और RFID सिस्टम ही पूरा कह लो, क्योंकि RFID इसको जैसे RFID टैग कहते हैं, है ना, तो वैसे ही ये RFID स्कैनर हो गया। तो ये सब जो है बड़े लाइब्रेरीज में आपको लगाया जाता है। और अगर आपने नहीं देखा है तो मैं एक और एग्जांपल दूंगा कि आप जैसे किसी भी मॉल में जाते हो और बड़े शोरूम में जाते हो, तो उसमें सारे जितने भी उसमें आपके जो मतलब क्लोथ्स रहते हैं उसमें टैग्स लगा होता है, RFID का टैग, है ना। RFID वाला टैग रहता है जो आप जब जब द पेमेंट जो है करते हैं तो वो फिर उसमें से टैग हटाते हैं वो, और नहीं तो आप अगर मतलब कपड़ा को कहीं भी छुपा के निकलोगे तो वो अपने आप जो है स्कैनर जो है वो अलार्म उसमें से निकलने लगता है और आप पकड़े जाते हो।
तो वो समझ गया। तो RFID जो है आपका सेल्फ चेकआउट के लिए भी यूज होता है कि बहुत जगह लाइब्रेरीज में आप जाओगे तो आपका ID कार्ड रहता है, उसका बारकोड स्कैन करोगे या फिर RFID स्कैनर है तो उससे आ जाएगा। उसके बाद बुक्स को स्कैन किया जाता है तो आप खुद भी जो है मतलब बुक्स को इशू कर सकते हो और खुद ही रिटर्न भी कर सकते हो ऑटोमेटेड लाइब्रेरीज में। अब देखो सपोर्ट इक्विपमेंट क्या क्या हो जाता है, तो बुक ट्रॉली जो है, फिर मतलब स्टेप लैडर्स एंड बाइंडिंग मशीन्स, फायर एक्सटिंग्विशर्स एंड फर्स्ट एड किट। समझ गए ये सब। अब देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड डेट्स। RFID टेक्नोलॉजी फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन मतलब इम्प्लीमेंटेड इन लाइब्रेरीज इन द अर्ली 2000 के बाद का ही ये टेक्नोलॉजी है, तो ज़्यादा पुराना भी नहीं है। ये सब जो है टेक्नोलॉजी जो है ना, ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर आता है कि अब ये इन्वेंट्री जो है आपका जो है लाइब्रेरी में भी हो सकता है ना, ये आपका शॉप्स में भी हो सकता है या कोई जैसे फैक्ट्री है तो उसमें भी हो सकता है इन्वेंट्री मैनेज करते समय। द यूज ऑफ एर्गोनॉमिक फर्नीचर बिकेम वाइड स्प्रेड इन द लेट 20th सेंचुरी। आप देखो ग्रीन लाइब्रेरी बिल्डिंग किसको कहते हैं, देखो कंसेप्ट एंड इम्पोर्टेंस। द ग्रीन लाइब्रेरी बिल्डिंग इज डिजाइन टू बी इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल। समझ गए कि ऐसा बिल्डिंग जो है जो कि ज़्यादा पॉल्यूशन ना फैलाए और वो ग्रीन इन्वायरमेंट मतलब AC वगैरह जो है मतलब ऐसा डिज़ाइन हो कि उसमें AC जो है उतना मतलब कम टेम्परेचर रखने का ज़रूरत ना पड़े, या फिर उसमें आपका नेचुरल कूलिंग हो सकता है कि अपने आप कूलिंग हो, है ना। तो ये सब उसमें होता है। फोकसेज ऑन रिड्यूसिंग एनर्जी कंजम्पशन। समझ गए, यूटिलाइजिंग रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड मिनिमाइजिंग वेस्ट, कि आप प्लास्टिक ना यूज करें, ये सब जो है आपके ग्रीन लाइब्रेरी बिल्डिंग के अंदर आ जाता है। समझ गए। तो इंपॉर्टेंस देख लो, प्रमोट्स इन्वायरमेंटल अवेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिड्यूसेज ऑपरेशनल कॉस्ट थ्रू एनर्जी एफिशिएंसी। आ गया समझ में। अब देखो फीचर्स ऑफ ग्रीन लाइब्रेरी बिल्डिंग, तो क्या क्या फीचर्स होते हैं इसमें। देखो एनर्जी इफिशियंसी, तो जहाँ पे जैसे एक तरह से बल्ब पहले देखते रहो कि ये बड़ा वाला जो बल्ब आता था येलो कलर का जलता था 10 रुपये वाला, वो कितने वाट का होता था, 100 वाट का होता था। आजकल जो LED आती है, देखो इसके बाद आपका क्या आया, ये CFL आया। CFL उसको जैसे 40 to 50 वाट पे ले आया, है ना। इसके बाद आपका LED जाने लगा। LED जो है इसी चीज़ को कितना 5 से 10 वाट पे ले आया, है ना। तो वही जो है आप एनर्जी तो बचा सकते हो सेम आउटपुट में। तो देखो यूज ऑफ LED लाइटिंग एंड एनर्जी एफिशिएंट HVAC सिस्टम्स, इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पैनल्स एंड अदर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। तो ये सब जो है सोलर पैनल्स वगैरह आप मतलब इंस्टॉल कर सकते हो कि आपका जो हो मतलब कार्बन निगेटिव का कंसेप्ट अगर आपको पता हो तो ठीक है, नहीं पता हो तो इट्स ओके। तो आपको वही जो है मतलब मेन यही है कि आपको पॉल्यूशन नहीं करना है और इन्वायरमेंट के लिए अच्छे से रहना है। देख लो सस्टेनेबल मटेरियल्स आप यूज करो बनाने में, यूज ऑफ रिसाइकल्ड एंड इको फ्रेंडली बिल्डिंग मटेरियल्स, इनकॉर्पोरेशन ऑफ ग्रीन रूफ्स एंड वॉल्स। समझ गए। वाटर कंजर्वेशन में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स आप लगा सकते हो अपने लाइब्रेरी के ऊपर, लो फ्लो प्लम्बिंग जो फिक्सचर्स जो हो गया ये सब। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखो, द कंसेप्ट ऑफ ग्रीन लाइब्रेरी बिल्डिंग्स या ग्रीन बिल्डिंग गेन पॉपुलरिटी इन द अर्ली 21st सेंचुरी में। द इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल भी है IGBC के बारे में अगर कोई एग्जाम में पूछ लेता है तो जान लो, फुल फॉर्म है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, वाज इस्टेब्लिश्ड इन, कब इस्टेब्लिश हुआ तो 2001 में। तो बस ये याद कर लो कि ये सब जो सस्टेनेबिलिटी वगैरह वाला जो है ना, ये सब आपको 2000 के बाद ही ज़्यादा, जब पॉल्यूशन फैल गया है, क्लाइमेट चेंज जब दिखने लगा है सबको, तब जाके ये सब जो है इनिशिएटिव बेसिकली लिया गया है। तो कोई इंफॉर्मेशन कॉमन्स किसको कहते हैं, देखो तो ये जो है ना आपका इंफॉर्मेशन कॉमन्स, ये आपका जो है एक तरह से कोलैबोरेटिव रिसर्च का पार्ट है। समझ गए, कोलैबोरेटिव रिसर्च का पार्ट है कि अगर मान लो कि कोई R&D सेंटर है, R&D सेंटर, तो R&D सेंटर में कहीं पे जो है मान लो कि मतलब इंजीनियर्स बैठे हैं इधर, मतलब जैसे 60 इंजीनियर बैठे हैं, इधर भी जैसे रिसर्चर्स बैठे हैं 100-150। तो ये सारे जैसे बड़े से हॉल हैं या फिर एक बिल्डिंग है और उसी में पूरा मतलब जैसे टेक्नोलॉजी का भी काम हो रहा है, सब चीज़ हो रहा है। तो इसमें
आप अगर टोटल मान लो कि 200 250 लोग इसमें पूरा काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे जहाँ पे वो काम कर रहे हैं वहीं पे अगर बगल में लाइब्रेरी हो तो कितना आसान नहीं हो जाएगा कि उन्हें जो है दूसरे बिल्डिंग में नहीं जाना पड़ेगा, दूसरे फ्लोर में नहीं जाना पड़ेगा। तो टेक्नोलॉजी एंड लाइब्रेरी को एग्जिस्टिंग, तो ये कोलैबोरेटिव रिसर्च वगैरह का जो जहाँ पे कंसेप्ट होता है वहाँ पे जाता है इंफॉर्मेशन कॉमन। देखो, एन इंफॉर्मेशन कॉमन्स इज अ कोलैबोरेटिव स्पेस विद इन अ लाइब्रेरी, समझ गए, एक लाइब्रेरी के अंदर ही, वेयर यूजर्स कैन एक्सेस टेक्नोलॉजी रिसोर्स एंड सपोर्ट फॉर रिसर्च एंड लर्निंग, समझ गए, एक लाइब्रेरी के अंदर ही है। अब तो फिर मतलब इसको लाइब्रेरी ही मान लो अगर मानना हो तो अब पूरा तो देखो, तो इसमें क्या हो गया कि आप ऐसा भी सोच सकते हो कि एक लाइब्रेरी, बड़ा सा लाइब्रेरी, और उसका एक एरिया ही आप बुक कर दो देते हो यही चीज़ के लिए कि इंफॉर्मेशन कॉमन्स के लिए, कि आप ही के यहाँ जो है वो सारा जो है रिसर्च का काम भी हो सके। समझ रहे हो मैं जस्ट बेसिकली क्या कर रहा हूँ कि वो दोनों जो लाइब्रेरी और वो जो हुआ आपका रिसर्च वाला पोर्शन, टेक्नोलॉजी वगैरह, ये सारा एक हो जाना चाहिए मानो तो। देखो फिर से मैं इसका डेफिनेशन बताता हूँ। एन इंफॉर्मेशन कॉमन्स, आईसी जो कहते हैं, इज अ कोलैबोरेटिव स्पेस, समझ गए, कोलैबोरेटिव स्पेस है जहाँ सब लोग एक साथ कोलैबोरेट करते हैं within a library where users can access technology resources and support for research and learning। तो ये सारा सपोर्ट आप लाइब्रेरी में एक साथ दे रहे हो। पर्पस देखो, टू फोस्टर कोलैबोरेटिव लर्निंग एंड रिसर्च, समझ गया, टू प्रोवाइड एक्सेस टू वाइड रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजिकल टूल्स, समझ गए कि आप और ज़्यादा टूल्स दे रहे हो एक तरह से आप अपने आप को बेटर बनाने के लिए। अब देखो की फीचर्स क्या क्या होंगे उसका, ये बहुत बार पूछा जाता है इंफॉर्मेशन कॉमन्स, इसलिए मैं कर रहा हूँ। देखो तो टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन इसमें होना चाहिए, कंप्यूटर्स, हाई स्पीड इंटरनेट एंड मल्टीमीडिया टूल्स, ये सारे आपको चाहिए होंगे। सॉफ्टवेयर फॉर डेटा एनालिसिस, ग्राफिक डिजाइन एंड अदर एकेडमिक नीड्स, समझ गए। जो सपोर्ट सर्विसेज, हेल्प डेस्क फॉर रिसर्च असिस्टेंस एंड टेक्निकल सपोर्ट, वर्कशॉप्स एंड ट्रेनिंग सेशंस ऑन वेरियस डिजिटल टूल्स एंड रिसोर्सेज, जो आप टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, जो है एक तो प्रोवाइड करा रहे हैं, वो आपका टेक्नोलॉजी जो है डिजिटल भी हो सकता है और हार्डवेयर के फॉर्म में भी हो सकता है, समझ गया। जैसे सर्वर वगैरह प्रोवाइड कराएं आप, इसमें जैसे डिजिटल में क्या हो जाएगा कि आप सॉफ्टवेयर्स जो है जैसे प्रोवाइड करा रहे हैं, है ना, सॉफ्टवेयर्स, हार्डवेयर में आप जैसे सर्वर्स वगैरह हो गया, ये सब टाइप का है ना, तो टेक्निकल सपोर्ट आपकी तरफ से दिया जाएगा। तो ये सब के बारे में जो है आपको ओरिएंटेशन सेशन रखना पड़ेगा कि लोग जो है स्टूडेंट्स जो है आपके यहाँ के वो यूज कर सकें। देखो कोलैबोरेटिव स्पेस है, ग्रुप स्टडी रूम्स होने चाहिए विद इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड्स एंड प्रोजेक्टर्स, जिसमें जो है आप जो भी मतलब जैसे यूजर ग्रुप रिसर्च कर रहा है वो आपस में जो है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सके, कुछ दिखाना हो तो मतलब प्रोजेक्टर पे दिखा सके, कुछ अगर मान लो कि कोई जैसे टेक्नोलॉजी के बारे में अगर यूट्यूब पे ही जो है मतलब शो करना हो या फिर किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे, तो वो जो है आपको बड़े से प्रोजेक्टर पे जो है दिखा भी सके, समझ गए। तो फ्लेक्सिबल सीटिंग अरेंजमेंट टू सपोर्ट ग्रुप वर्क। अब देखो फ्लेक्सिबल सीटिंग अरेंजमेंट क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि आप जो है जैसे एसबीआई में देखे होगे कि जैसे बेंच लगा देते हैं एक साथ 6 वाला बेंच, मतलब बस मैं एसबीआई का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि ये बेंचेज वहीं ज़्यादा दिखते हैं तो 6 बेंच लगा सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप लाइब्रेरी में भी ऐसा ही लगा दें कि जो कि कोई एक जगह से दूसरे जगह अगर ले जाना चाहे अपने चेयर को तो ले ही ना जा पाए, तो वही बात है। तो फ्लेक्सिबल आपको सीटिंग अरेंजमेंट भी रखना पड़ेगा। मतलब आपका ये सबसे क्या मीनिंग निकलता है कि आपको यूजर नीड्स जो है ना उसको आपको ध्यान में रखना है। मैं हमेशा से लेक्चर 1 से यही बता रहा हूँ कि लाइब्रेरी रिवॉल्व्स अराउंड द यूजर्स। तो वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड डेट देखो, द कंसेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन कॉमन्स इमर्ज इन द लेट 1990s। Many Indian universities such as JNU वगैरह, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हैव अडॉप्टेड द इंफॉर्मेशन कॉमन्स मॉडल, समझ गया। तो ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अब देखो मार्कर स्पेस क्या होता है। तो मार्कर स्पेस जो है देखो, तो एक ये भी जो है ना आपका मान लो कि ये लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी में कोई एक स्पेस ऐसे मान लो बीच में या फिर कैसे ऐसे मतलब शीशा वगैरह लगा के या फिर किसी एक कोने में आप एक ऐसा दे देते हो, मतलब जगह देते हो। जैसे देखो ये वाला क्या था आपका
इंफॉर्मेशन कॉमन्स। तो मार्कर स्पेस भी उसी टाइप का है, लेकिन इसको जो है एक तरह से क्रिएटिव स्पेस माना जाता है लाइब्रेरी में। क्रिएटिव स्पेस जहाँ पे जो है वही क्रिएट इन्वेंट एंड लर्न वाला जो कंसेप्ट है, जहाँ पे आपका जो है एडवांस्ड मतलब टूल्स जो है ना वही सब आप प्रोवाइड कर देते हो, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, उसी में जो है आदमी काम कर सकते हैं ग्रुप ऑफ पीपल। देखो डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस देखो, अ मार्कर स्पेस इज ए क्रिएटिव स्पेस इन लाइब्रेरी वेयर यूजर्स कैन एक्सेस टूल्स एंड रिसोर्सेज टू क्रिएट इन्वेंट एंड लर्न। वही बात है, समझ गए। इंपॉर्टेंस इनकरेज हैंड्स ऑन लर्निंग एंड क्रिएटिविटी। तो इसमें क्रिएटिविटी भी आ सकता है, हैंड्स ऑन लर्निंग भी आ सकता है। मतलब समझ रहे हो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो कि कोई एक स्पेस है लाइब्रेरी में, अब वो स्पेस जो है आप अपने स्टूडेंट के जैसे कोई कोई मतलब ग्रुप होता है ना, जैसे एक जैसे सॉफ्टवेयर हो गया, मैं जैसे मैथ लैब, तो मैथमेटिक्स लेबोरेटरी। तो अब जैसे मैथमेटिक्स लेबोरेटरी सॉफ्टवेयर हो गया, तो उसके लिए आप एक छोटा सा मतलब जैसे जो है एक तरह से 10-15 लोगों को जैसे बिठा के जो है किसी अच्छे मतलब इंटेलेक्चुअल आदमी जिसको जैसे सॉफ्टवेयर के बारे में पता हो, मैट लैब के बारे में, उसको यहाँ पे बुलाते हैं। और वहाँ पे जैसे कंप्यूटर्स वगैरह सब लगा हुआ है कि आप वहाँ पे हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी कर सकता है। तो फिर वहाँ पे मतलब समझ रहे हो, तो ये जैसे मार्कर स्पेस हो गया, मतलब कुछ आप नया जो है मतलब उस स्पेस को आप यूज कर सकते हो इस कुछ जैसे सीखने के लिए, या फिर जो है कुछ नया मतलब इन्वेंट करने के लिए। मान लो कि कोई आपका एक जैसे मतलब टीम है किसी चीज़ का, जैसे मतलब रोबोटिक्स का ही है, अब वो मतलब स्पेस में जो है वो आराम से जो है मतलब सॉफ्टवेयर वगैरह इंटीग्रेशन वगैरह करके हार्डवेयर के साथ मतलब बेसिक जो है आपस में जैसे मिल के जो है उस स्पेस का यूज कर रहा हूँ, तो ये सब मार्कर स्पेस हो जाता है। तो प्रोवाइड्स एक्सेस टू एडवांस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, तो वही है, समझ गए। अब देखो की फीचर्स, तो इसमें आप टूल्स एंड इक्विपमेंट, तो इसमें आप क्या क्या टूल्स एंड इक्विपमेंट प्रोवाइड करा सकते हैं। देखो ये सारा जो है ना कंसेप्ट तब है, सुन के लग रहा होगा कि यार इतना लाइब्रेरी में तो मैंने देखा नहीं है, लेकिन आप बड़े बड़े लाइब्रेरीज में जाओ, इंटरनेशनल लाइब्रेरीज हो गया, दूसरे स्कूल का फिनलैंड वगैरह का हो गया, या फिर देखो अभी भी जो गवर्नमेंट जैसे आप सुने होंगे अटल टिंकरिंग लैब्स, टिंकरिंग लैब्स जो शुरू कर रही है वो क्या है, वही है कि उसमें बेसिक जो मतलब प्रोवाइड करा देती है, 3D प्रिंटर हो गया, फिर लेज़र कटर हो गया, सीविंग मशीन हो गया, फिर जैसे जैसे एक तरह से फर्नीचर वाले कुछ चीज़ हो गया, वो सब सिखाने, मतलब बेसिक जैसे वर्कशॉप हो गया कि उसमें जो है क्रिएटिविटी भी आदमी की जैसे एक तरह से बढ़ती है और कोलैबोरेट कर सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ता है, आपस में कैसे इंटरेक्ट करना है ये बढ़ता है, कि आप साइंस की तरफ अट्रैक्ट होते हो। तो समझ रहे हो ये मतलब अटल टिंकरिंग लैब्स का क्या काम है। तो उसी टाइप का जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्कर्स लैब जो हुआ है ना, या फिर जैसे एक मेकर स्पेस, तो उसी टाइप का सब चीज़ है कि आपको प्रोत्साहित करे किसी चीज़ में, कि आपको सारे टूल्स दे दिया जाए, उस टूल्स को यूज करके आप इंटरेक्ट करके आपस में कुछ नया करें, कुछ सीखें, है ना। देखो तो टूल्स एंड इक्विपमेंट, 3D प्रिंटर्स, लेजर कटर्स और सीविंग मशीन्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक नेट्स सॉरी मतलब किट्स। इलेक्ट्रॉनिक किट्स में क्या आ जाता है, जैसे PCB बोर्ड हो गया, फिर जैसे रजिस्टर हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, ये सब चीज़ टाइप जो है वो सब दे दिया जाता है कि आप इधर उधर कर करके सीख सकते हैं कि इसको उसमें लगाने से क्या हो रहा है, उसको उसमें लगाने से क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस जो है सो कैसे जो है आपका लाइट को कम या ज़्यादा कर रहा है ना, कैपेसिटर जो हो गया फ़ैन में उसका क्या काम है, समझ गए। तो इलेक्ट्रॉनिक किट्स हो गया, जैसे फिर वुड वर्किंग टूल्स हो गया एंड अदर क्राफ्टिंग सप्लाई। अब देखो प्रोग्राम्स एंड वर्कशॉप्स, कोडिंग क्लासेज, रोबोटिक्स क्लब्स एंड DIY वर्कशॉप्स, समझ गए। मेंटरशिप प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स शोकेसेस। अब देखो कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट, इनकरेजेज कोलैबोरेशन अमंग यूजर्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, समझ गए। प्रोवाइड्स अ सपोर्टिव कम्युनिटी फॉर इनोवेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, समझ गए। इंपॉर्टेंट देखो द जैसे मेकर्स स्पेस मूवमेंट स्टार्टेड इन द अर्ली 2000, तो समझ रहे हो ये जो आपको जो जो नए नए चीज़ जो यही सब पूछे जाते हैं कि आप एग्ज़ाम में कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि जो सिलेबस चला आ रहा है ना, देखोगे जो जो नए नए चीज़ हो रहे हैं ना उसके बारे में आजकल ज़्यादा पूछा जा रहा है UGC नेट में भी, तो ये सब आपको टर्म्स जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब देखो द फर्स्ट मेकर स्पेस इन इंडियन लाइब्रेरीज अपीयर्ड इन द 2010 से शुरू हुआ है। अब देखो सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, तो
सिक्योरिटी एंड सेफ्टी भी लाइब्रेरी में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें जो है आपका, जैसे पहले ज़माने में तो केवल बुक्स ही हुआ करता था, अब देखो जैसे आपका डिजिटल लाइब्रेरीज हुआ। अब डिजिटल लाइब्रेरीज में आप मानो कि मतलब सेफ्टी, इसमें हर जगह आपका पासवर्ड्स ही होता है ना, पासवर्ड्स होता है, कोई चुरा सकता है उसमें, मतलब करोड़ों के सॉफ्टवेयर्स जो है खरीदे जाते हैं, ई बुक्स के सब्सक्रिप्शंस होते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट मतलब चीज़ें हैं ना, है ना। फिर वैसे ही जैसे बुक्स वगैरह में भी देख लो तो RFID टैग सब लगाए जाते हैं, है ना। अब वैसे ही है कि कोई लाइब्रेरी में इंटर हो रहा है तो उसके जो है जैसे बैग्स वगैरह की भी, या फिर कुछ अगर लिया है तो उसके लिए उसकी भी सेफ्टी ज़रूरी है। तो कहीं पे एक रैक बना होना चाहिए जिस पे जो है आप टैग के साथ कोई जैसे बैग वहाँ पे स्टोर हो सके, है ना। तो यही सब है। फिर आपका इसमें सेफ्टी जो है ना, जैसे सिक्योरिटी सेफ्टी में आपका फायर सेफ्टी भी आ जाना चाहिए, कि वो आपका जो है तो बिल्डिंग जो है, तो ये सब जो भी मतलब स्टैंडर्ड्स होते हैं, फायर स्टैंडर्ड्स जो भी होते हैं बिल्डिंग में, तो उसको फॉलो करता है कि नहीं करता है ना। तो देखो सिक्योरिटी मेजर्स में क्या आ जाता है, तो एक्सेस कंट्रोल, लाइब्रेरी कार्ड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस सिस्टम्स, सर्वेलेंस कैमराज एंड सिक्योरिटी पर्सनल। समझ गए, सिक्योरिटी पर्सनल भी लाइब्रेरी में एक दो तो होने ही चाहिए। अब देखो कलेक्शन जो है सिक्योरिटी में RFID टैग्स, जो मैंने बताया कि बुक कोई उठा के भाग ना जाए छुपा के, एंड मैग्नेटिक स्ट्रिप टू प्रिवेंट थेफ्ट, सिक्योर डिस्प्ले केसेज फॉर रेयर एंड वैल्यूएबल आइटम्स। जैसे मैंने बताया कि रैक जैसे बना रहे हो आप, तो उसमें कोई वैल्यूएबल आइटम भी अगर रखना चाहता है तो वो सिक्योर केसेज में रख सकता है। तो ये सब का भी आपको इंतजाम करना चाहिए। कि देखो जैसे बहुत जगह अगर लाइब्रेरी में अगर कह रहे हो कि आप कोई एरिया है वहाँ पे लैपटॉप नहीं ले जा सकते हो, तो आखिर कोई जगह तो बताओगे जहाँ पे लैपटॉप रखेगा, तो वो सब के लिए सब जैसे थॉट आउट होना चाहिए पहले से। अब तो कोई यूजर स्टडी, वेल lit एंड monitored spaces टू इंश्योर यूजर सेफ्टी, इमरजेंसी एग्जिस्ट एंड एवैक्यूएशन प्लान्स, अगर कोई फायर हैजार्ड वगैरह हो जाता है ये सब के लिए। तो अब देखो सेफ्टी मेजर्स में क्या क्या लिया जा सकता है, तो आपका फायर सेफ्टी में हो गया, तो फायर अलार्म्स आपके यहाँ होना चाहिए इसका सिस्टम, फायर एक्सटिंग्विशर्स होना चाहिए, फिर मतलब स्प्रिंकलर सिस्टम जो ऊपर लगा रहता है कि ये जो है आपका स्मोक को डिटेक्ट करके अपने आप जो पूरा स्प्रिंकल करना शुरू मतलब स्टार्ट कर देता है। अब देखो रेगुलर फायर ड्रिल्स एंड सेफ्टी ट्रेनिंग फॉर स्टाफ, तो फायर ड्रिल भी कभी कभी होना चाहिए कि एकाएक आग लग जाए तो क्या करना है। अब देखो डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस होना चाहिए, डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान फॉर नेचुरल एंड नॉन मेड डिजास्टर, समझ गए। बैकअप सिस्टम फॉर डिजिटल रिसोर्स एंड डेटा रिकवरी प्लान। अब आपके यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरा का पूरा एक अगर सिस्टम है जैसे कंप्यूटर, तो उसी के हार्डवेयर में एक ही जगह सारा का सारा डेटा मतलब स्टोर हो। अगर ऐसा होगा वो वाला अगर ख़राब हो जाएगा आपका हार्ड डिस्क, तो पूरा का पूरा डेटा उड़ जाएगा। तो उसका रिकवरी मतलब जैसे डेटा रिकवरी का प्लान होना चाहिए कि वो डेटा का जो है आपका बैकअप होते रहना चाहिए। समझ गया। अब देखो हेल्थ एंड हाइजीन, क्लीन एंड वेल मेंटेन फैसिलिटीज होना चाहिए, बाथरूम्स अच्छे होने चाहिए, हैंड सैनिटाइजर्स एंड रेगुलर क्लीनिंग प्रोटोकॉल्स टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। समझ गए ये सब। और देखो इंपॉर्टेंट डेट्स देख लो एक बार और। फर्स्ट यूज ऑफ RFID टेक्नोलॉजी फॉर लाइब्रेरी सिक्योरिटी वाज यूज इन द अर्ली 2000, रेगुलर सेफ्टी इंस्पेक्शंस एंड ड्रिल्स हैज बीन अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस इन लाइब्रेरी इन द लेट 20th सेंचुरी से ये सब ध्यान दिया जाने लगा, जब से लाइब्रेरी का इंपॉर्टेंस बढ़ा। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आपको कोई डाउट्स हो, कुछ कहना हो तो कमेंट सेक्शन में आप हमें लिख सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।